Welcome in Matrix and Determinant Part 3. In Part 2 we have learned how to find value of a determinant, whether it is of order 2 or of order 3. Let us see few more things related to determinant or value of a determinant. First of all, you see I am writing a determinant here. A H G A H G B F F C. This is a special determinant. It will be used again and again. बीच में बहुत सारा जगह आएगा जहाँ इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए और उसका जो रिजल्ट है उसको भी याद रखिए. तो इसका वैल्यू आप लोग निकालिएगा. जैसे थर्ड ऑर्डर का हम लोग वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट का. आप सीखे कि हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. यू विल फाइंड इट एंड यू विल फाइंड इट्स वैल्यू ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर. इसका वैल्यू आप निकालिएगा. इसका वैल्यू निकालने से इतना आना चाहिए, आ जाएगा. जैसे आप सीखे हैं पार्ट 2 के वीडियो में, उस तरह से इसका वैल्यू निकालिएगा. और इस रिजल्ट को याद रखिए कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर. ये काम एक कीजिए. उसके बाद एक डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं. लेट अस टेक ए डिटर्मिनेंट. इसका वैल्यू हम ले रहे हैं एक डिटर्मिनेंट 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0. इधर से भी और है 0 1 1 2 0 1 1 2. ये एक फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है. 4 रो 4 कॉलम है. इसका ऑर्डर 4 है. इसका वैल्यू जैसे थर्ड ऑर्डर का एक्सपेंड करते हैं वैसे ही फोर्थ ऑर्डर का एक्सपेंड करेंगे किसी भी रो या कॉलम के थ्रू. जैसे 0 इंटू को फैक्टर ऑफ 0, फिर प्लस 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 1, प्लस 2 इंटू को फैक्टर ऑफ 2, प्लस 3 इंटू को फैक्टर ऑफ 3 करके इसका वैल्यू निकालेंगे. या फिर इधर से एक्सपेंड करें, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं. तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा अपने से. जैसे थर्ड ऑर्डर का एक्सपेंड किए थे, एक स्टेप बढ़ा के फोर्थ ऑर्डर का आप एक्सपेंड कीजिएगा. थोड़ा सा हम इसको हिंट्स दे रहे हैं. जैसे पहले 0 इंटू इसका को फैक्टर जो भी हो 0 ही आएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं. प्लस चलिए फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कीजिए. 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 1, फिर प्लस 2, ये वाला 2, तो इंटू को फैक्टर ऑफ 2, को फैक्टर ऑफ 2, फिर प्लस 3 इंटू को फैक्टर ऑफ 3. ऐसा करके अब ये 0, पहला तो 0 हुआ. 1 को फैक्टर ऑफ 1 क्या होगा? इस 1 का को फैक्टर. को फैक्टर लिखने के लिए -1 का पावर, ये जो 1 एलिमेंट है ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम. और डिटर्मिनेंट में ये रो ये कॉलम को छोड़ देंगे. 1 2 3 3 0 1 0 1 2 ये आएगा. फिर प्लस 2 इंटू को फैक्टर ऑफ 2, इस 2 का को फैक्टर. ये 2 है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो इसलिए -1 का पावर 3 + 1. और इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे और जो बचेगा उसको यहाँ डिटर्मिनेंट पे लिखेंगे. 1 2 3 0 3 0, ये छोड़ देना है 0 1 2, ये हुआ. फिर प्लस ये 3 इंटू को फैक्टर ऑफ 3,
ये 3 4th रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 का पावर 4 + 1, और डिटर्मिनेंट में ये 3 का रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी को एज ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे 1 2 3 0 3 0 3 0 1, ये हो गया। अब ये सब थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आया। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग जानते हैं कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। आप इस सब का, ये तीनों का वैल्यू निकालिएगा। ये हो गया 0, ये -1 का पावर 3 तो ये माइनस हो जाएगा, 2 -1 का पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, ये भी -1 का पावर 5 माइनस हो जाएगा, और ये तीनों का वैल्यू निकालिएगा। और वैल्यू निकाल के आप चेक कीजिएगा, इसका आंसर 88 आना चाहिए। कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो 88 आएगा। आप लोग बढ़िया से इसका वैल्यू निकालिएगा। थर्ड ऑर्डर का मालूम है कैसे निकालना है, और 88 इसका आंसर ले आइएगा। तो इस तरह से हम लोग, ये 2 एग्जाम्पल था, एक थर्ड ऑर्डर एक फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानना है, ये बहुत ख़ास है। पहला कि एक डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होना चाहिए। ये स्क्वायरल अरेंजमेंट होता है, ये लास्ट वीडियो में बताया। जैसे आप अगर लिखते हैं ऐसे 2 3 5 1 2 3 इज़ नॉट ए डिटर्मिनेंट, ये एक डिटर्मिनेंट नहीं है। क्यों? कि इसमें रो है 2 और कॉलम है 3, तो जब रो और कॉलम डिफरेंट रहे तो डिटर्मिनेंट नहीं होता है। ठीक, अच्छा। दूसरा, एक हम डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं यहाँ, ये 2 3 5 6 1 2 1 3 0, एक डिटर्मिनेंट है। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इस डिटर्मिनेंट को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5 इस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अगर एक डिटर्मिनेंट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट सब नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, कोई एक रो या कोई एक कॉलम चुन लीजिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 15 25, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा। आप किसी कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते, 10 30 5, ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दी, ये सब एज इट इज़ रहेगा, ये भी उसका वैल्यू होगा। इसका जो वैल्यू आएगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी वही आएगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट के साथ ये 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू ऐसा भी लिखा जा सकता था, ये जैसे सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम है 2 6 1, हम ये 5 को लेके इसमें मल्टीप्लाई कर सकते थे, 15 5 15, और ये एज इट इज़ रहेगा 5 2 0, ये भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब, एक डिटर्मिनेंट को अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट किसी एक रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ आप यहाँ से समझिए, एक डिटर्मिनेंट हम लिख रहे हैं 1 3 2 5 10 15 3 2 चलिए 1, ये डिटर्मिनेंट है। देखिए इसका ये जो सेकंड कॉलम है, इसका हर एक एलिमेंट 5 का मल्टीपल है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1 5 × 2 5 × 3। तो किसी कॉलम या किसी रो के हर एक एलिमेंट में अगर कोई कॉमन है तो वो कॉमन बाहर आ सकता है, ऐसा ये ऐसा कर लीजिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वो 5 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं ऐसे,
और ये हो जाएगा 1 3 2, ये 5 कॉमन आ गया, 1 2 3 3 2 1। इस तरह से किसी रो या कॉलम में अगर कॉमन आता है तो वो बाहर आ जाएगा पूरे डिटर्मिनेंट का। जैसे एक यहाँ लिख रहे हैं हम, और एक डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, जैसे 3 2 1 5 1 6 3 6 12 6। देखिए इसका थर्ड रो के हर एक एलिमेंट में 6 कॉमन हो सकता है, तो ये 6 पूरा डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होगा। 3 2 1 5 1 3 1 2 1, इस तरह से। तो इस तरह से किसी कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी रो या कॉलम के सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। किसी रो या कॉलम के सारा एलिमेंट में अगर कॉमन है तो वो बाहर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। कुछ और ख़ास चीज़ है, देखिए अब कुछ और ख़ास चीज़ है डिटर्मिनेंट के बारे में। एक डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। नंबर नहीं लेके जनरल लिए हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3। ये स्क्वायरल अरेंजमेंट है, हमेशा डिटर्मिनेंट स्क्वायरल अरेंजमेंट ही होता है। रो कॉलम सेम होना चाहिए, अदरवाइज तो डिटर्मिनेंट ही नहीं होगा। अब देखिए ये जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट का डायगोनल। इधर से ये नहीं, ये वाला नहीं। आप बोलिएगा जैसे स्क्वायर होता है तो उसमें 2 डायगोनल होता है, एक इधर से एक इधर से, तो वो स्क्वायर अलग चीज़ है। डिटर्मिनेंट में एक ही डायगोनल लेते हैं इधर से, ये वाला। दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, समझिए। और ये A1 B2 C3 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। एक ही डायगोनल होगा इधर से लेफ्ट से, और ये सबको बोलते हैं उसका डायगोनल एलिमेंट। तो समझ गए डिटर्मिनेंट का डायगोनल क्या होता है, उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। ये हुआ आपका डायगोनल, डायगोनल, एंड A1 B2 C3 आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर हुआ। एक नेक्स्ट डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, जरा इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से पहले देखिए। थ्री को इधर थोड़ा ले आइए। ये देखिए ये एक डिटर्मिनेंट है, इसमें क्या खास है, ये इसका डायगोनल हो गया। डायगोनल का ऊपर साइड सारा एलिमेंट 0 है। ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0। एक दूसरा लिखते हैं, ये कैसा डिटर्मिनेंट है, ये इसका डायगोनल हो गया। डायगोनल का नीचे का सारा एलिमेंट 0 है ना। तो अगर डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 हो तो इसको बोलते हैं लोअर डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर डिटर्मिनेंट। और जिसका डायगोनल का नीचे का सब एलिमेंट 0 है
तो इसको बोलते हैं अपर डिटर्मिनेंट। दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट आर कॉल्ड लोअर डिटर्मिनेंट, डायगोनल के ऊपर 0 है, और इसको बोलते हैं अपर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 है। और एक तीसरा डिटर्मिनेंट लिखते हैं, ये कैसा डिटर्मिनेंट है? इस डिटर्मिनेंट का अपर साइड, डायगोनल का अपर एलिमेंट्स भी 0 है, लोअर एलिमेंट्स भी 0 है। तो ये सिंपल डायगोनल, इसका एक डायगोनल है, बाकी सब एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो इसका कुछ स्पेशल नेम नहीं, ये लोअर डिटर्मिनेंट है, ये अपर डिटर्मिनेंट है, ये सिंपली डिटर्मिनेंट है। इसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब 0 है। तो इस तरह का जब लोअर डिटर्मिनेंट हो, एक साइड पूरा 0 है, तो इसका वैल्यू सीधा 1 × 2 × 3 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। लोअर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो अपर डायगोनल डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू भी प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स कर देने से इसका वैल्यू आ जाता है, और इसका भी प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स will gives you the value of the determinant whose all the elements above the diagonal and below the diagonals are 0। तो सीधा डायगोनल एलिमेंट्स को खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा। ये चीज़ हुआ। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो थोड़ा देख लीजिए। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको ठीक से समझना। एक डिटर्मिनेंट हम लिख रहे हैं यहाँ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। एक दूसरा डिटर्मिनेंट यहाँ लिख रहे हैं, चलिए ऐसे लिख लीजिए L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। ये दो डिटर्मिनेंट है, इसको मल्टीप्लाई करना। थर्ड ऑर्डर का है, वैसे सेकंड ऑर्डर का दो रहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर का रहेगा भी तो सेम प्रोसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट अस सी हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर डिटर्मिनेंट। यहाँ लिखते हैं इसको। देखिए दो डिटर्मिनेंट को तभी मल्टीप्लाई कर सकेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। टू डिटर्मिनेंट कैन बी मल्टीप्लाई ओनली व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम। ये थर्ड ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करना संभव हुआ। एक सेकंड का एक थर्ड का रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक थर्ड एक फोर्थ रहा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तब मल्टीप्लाई होगा। दूसरा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एक डिटर्मिनेंट होगा, और वो डिटर्मिनेंट भी वही थर्ड ऑर्डर का होगा। दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई तभी कर सकेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, और उसका मल्टीप्लिकेशन वाला जो डिटर्मिनेंट होगा उसका भी ऑर्डर वही आएगा। माने ये भी मल्टीप्लिकेशन भी एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा। अब देखिए कैसे उसका मल्टीप्लाई करते हैं।
पहले ये फर्स्ट रो ले लीजिए A1 B1 C1 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए L1 M1 N1 से। A1 L1 और ऐड करते जाइए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए। B1 M1 प्लस C1 N1, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। उसके बाद आप सेकेंड रो को ले लीजिए और सेकेंड रो को भी मल्टीप्लाई कीजिए L1 M1 N1 से। A2 L1 B2 M1 C2 N1, ये होगा आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिखने के लिए ये थर्ड रो को L1 M1 N1 से मल्टीप्लाई कीजिए। A3 L1 B3 M1 प्लस C3 N1, ये होगा आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, उसी तरह से फिर से आ जाइए फर्स्ट रो में। ये फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। A1 L2 B1 M2 प्लस C1 N2, ये होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे A2 L2 B2 M2 C2 N2, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे A3 L2 B3 M2 प्लस C3 N2, ये होगा आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। और नेक्स्ट आएगा फिर से ये A1 B1 C1 मल्टीप्लाई होगा अब L3 M3 N3 से। A1 L3 B1 M3 प्लस C1 N3 ऐसे। फिर ये सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा इससे L3 M3 N3 से। A2 L3 B2 M3 C2 N3, ठीक है। फिर ये थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा इससे A3 L3 प्लस B3 M3 प्लस C3 N3, ये होगा आपका इन दोनों मैट्रिसेस का इन दोनों डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। इस तरह से हम लोग दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप अपने से बनाइएगा, आप समझ गए मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप इसको बनाइएगा आराम से। एक ले लीजिए सेकेंड ऑर्डर का आप लेके बनाइए ना, इंटू 1 3 2 4, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। ठीक है, लिखें इसको, लिखेगा। चलो इसको लिखते हैं। ये चूँकि सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, इसका रिजल्ट भी सेकेंड ऑर्डर का होगा। चलिए ये इसका ये जो फर्स्ट रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 × 1 प्लस 3 × 3, ये होगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे 1 × 1 प्लस 5 × 3, ये होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ओके, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे 2 × 2 प्लस 3 × 4, ये होगा आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे 1 2 प्लस 5 4, ये हो जाएगा आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन।
जैसे सेकंड का किए वैसे थर्ड का चलेगा। एक सेकंड आपको बना के समझा दिए कि कैसे करना है, थर्ड भी वैसे कीजिएगा। ये 9 और 2 11, ये हो गया 12, 12 एंड 8, 12 एंड 4 16, ये 15 और 1 16, ये 20 और 2, ये हो गया इन दोनों डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हम लोग दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, उसको ठीक से देखिएगा पार्ट 4 में। धन्यवाद।